Hello everyone, welcome to the next class. In last class we studied about atomic spectra, किस तरीके से atomic spectra बनता है वो हमने नहीं पढ़ा, बट उसके फॉर्मूला और अलग अलग सीरीज के बारे में मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलाज दे दिए। तो अब हम लोग मूव करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, जो कि है बोर्स मॉडल। ठीक है, अब बोर ने जो मॉडल दिया उसने रदरफोर्ड और थॉमसन मॉडल से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके अपना पूरा एक नया ही मॉडल दिया। और ये मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ये थी, दो चीज़ें इस मॉडल में बहुत खास चीज़ें नोट करने जैसी। वो ये है कि पहली चीज़ है कि इस मॉडल के थ्रू ये पता चल गया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के पीछे का रीज़न क्या है। दूसरा मेन ये बोर का हाइपोथेसिस था, यानी बोर ने कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जैसे गीगर मार्सडन ने किया था वैसा कुछ नहीं किया, अपना एक हाइपोथेसिस पुट फोर्थ किया जो आगे चल के ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया सब चीज़ से। इसलिए इस वजह से बोर को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो बिफोर वी स्टार्ट द बोर्स मॉडल एंड देयर डेरिवेशन, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, दैट इज द बोर्स पोस्टुलेट्स। तो बोर ने जो 3 पोस्टुलेट दिए थे जो कि बहुत फेमस है, पहले हम उनको नोट कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप भी मेरे साथ अपने नोटबुक के अंदर नोट करते चलिएगा। सबसे पहला पोस्टुलेट, बोर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू कोई भी रैंडम ऑर्बिट में नहीं घूम सकते, क्योंकि रदरफोर्ड की थ्योरी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये आ रहा था कि रदरफोर्ड ये नहीं समझा पा रहे थे कि न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन स्पाइरल करके न्यूक्लियस में क्यों नहीं चला जाएगा। तो बोर ने उसको आइडिया को ऐसा समझाया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्टेन ऑर्बिट में ही घूमता है, ऐसे कहीं पे भी न्यूक्लियस के आजू बाजू नहीं घूम सकता। तो आइए उसको वर्ड्स में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे सबसे पहला, तो बोर ने ये किया, स्टेट किया दैट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। अब आप कोई भी रेडियस का कोई भी ऑर्बिट नहीं बना सकते बोर के हिसाब से। बोर ने ये किया कि कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट होंगे जिसमें ही इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम पाएगा। ठीक है, ये ऑर्बिट्स की खासियत क्या है? तो ये ऑर्बिट की खासियत है, इन दीज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट electromagnetic radiation. In these orbits, electron does not emit electromagnetic radiation. इसका मतलब बोर ने ऐसा बोल दिया कि अगर आप कोई भी रैंडम ऑर्बिट ले लोगे, कुछ भी कहीं पे बना दोगे, तो इलेक्ट्रॉन स्पाइरल करके न्यूक्लियस में घुस जाएगा। लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू, अगर जिनमें इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा स्टेबल रहेगा, उसके अंदर घूमता रहेगा और उसमें वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। इसीलिए इन ऑर्बिट्स को नाम दिया गया। सो दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड, इनको क्या बोला जाता है? तो इनको मल्टीपल नाम है, मैं सब लिखवा देता हूं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इसका रीजन भी आप समझ सकते होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पाइरल इन करके नहीं जा रहा है, तो स्टेशनरी। और दे आर ऑल्सो they are known as stationary orbits, or they are known as non-radiating orbits. non-radiating मतलब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जब होगा तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था पहला बोर का पोस्टुलेट। यानी बोर के पोस्टुलेट को मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे विजुलाइज आपको करवाना चाहूंगा कि सपोज करिए ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसके अंदर पॉजिटिव्स है, यानी ऐसा हम मान लेते हैं ढेर सारे। लेकिन जो बोर ने समझाया ना, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो हम एक ऐसे ये बनाया एक ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट छोटा बना देता हूं अंदर, ये पहला ऑर्बिट है सपोज, ये दूसरा, ये तीसरा ऑर्बिट। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑर्बिट्स हैं और वो उनके ऑर्बिट्स फिक्स्ड है। मतलब अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अगर आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं मिल सकता। तो इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? तो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ मिल सकता है। ऐसे ऑर्बिट्स फिक्स्ड हैं। इन ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन गोल घूमेगा तो इसका मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, यानी स्टेबल रहेगा और गोल घूमता रहेगा। दैट इज व्हाट द फर्स्ट
basically postulate explains to us, right? What is the second postulate? Now second postulate goes further and explains us what is the condition for these orbits. अब आपने बोला अगर कि कोई भी ऑर्बिट नहीं चलेगा तो कौन से ऑर्बिट चलेंगे, तो उसका लॉजिक दिया सेकेंड पॉस्टुलेट में, दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली in those orbits whose angular momentum, अब ये angular momentum आप rotational motion में पढ़ चुके हैं, दो फॉर्मूला होते हैं. Angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. ये h वही है प्लैंक्स कांस्टेंट, h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए. यानी इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr sin थीटा. जब भी आप सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, सपोज अगर हम क्लॉकवाइज मान लेते हैं मोशन को, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे. इसीलिए mvr sin थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो mvr sin थीटा का फॉर्मूला बन जाता है mvr, क्योंकि sin थीटा 1 हो जाता है, should be equal to an integral multiple of h by 2 pi. This is a very important condition that we are going to use in derivations. तो इसीलिए याद रखिएगा ये है बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट. तो बोर के हिसाब से ऑर्बिट का कंसेप्ट है, स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं, और उन स्पेसिफिक ऑर्बिट की कंडीशन रिक्वायरमेंट क्या है, तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि mvr should be equal to nh by 2 pi. क्लियर है? थर्ड पे चलते हैं. अब तीसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉस्टुलेट है और बहुत काम का पॉस्टुलेट है. ये बताता है, आपको थोड़ा आइडिया देता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में. अब इसमें बोर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना न्यूक्लियस के नजदीक रहता है उतना स्टेबल रहता है. होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू सी द फर्स्ट ऑर्बिट इज ऑल्सो नोन एज द ग्राउंड स्टेट, यानी उधर सबसे स्टेबल है. जैसे जैसे दूर जाएगा ना वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, अनस्टेबल. अब आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन क्या कभी अनस्टेबल होना चाहेगा, तो आंसर है बिल्कुल नहीं. तो बोर ने उसमें यह बात समझाई कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को मोर स्टेबल ऑर्बिट से लेस स्टेबल ऑर्बिट में डालने की ट्राई करोगे, यानी मोर स्टेबल ऑर्बिट यानी जितना नजदीक है, जैसे सपोज करो ये ग्राउंड स्टेट वाला जो ऑर्बिट है, ये पहला ऑर्बिट, ये सबसे स्टेबल है. अब यहां से आप इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट में भेजना चाहते हो, तो क्या इलेक्ट्रॉन खुद से जाएगा, तो आंसर है नहीं. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबल स्टेट से लेस स्टेबल स्टेट में नहीं जाना चाहेगा. तो मोर स्टेबल स्टेट हमेशा कौन सा ऑर्बिट होगा, लोअर ऑर्बिट, राइट. सो आई विल राइट हियर सो दैट यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट लोअर ऑर्बिट अगर है, दो ऑर्बिट आपको दिए हुए हैं, उसमें से जो भी उन दोनों में से लोअर ऑर्बिट है, इट इज सपोज टू बी मोर स्टेबल. एंड इफ इट इज अ हायर ऑर्बिट, अगर कोई बड़ा ऑर्बिट है, जैसे आपको दे दिया थर्ड और फिफ्थ ऑर्बिट, तो थर्ड और फिफ्थ ऑर्बिट में थर्ड इज मोर स्टेबल, फिफ्थ इज लेस स्टेबल. एंड इफ यू आर गिवन third and first orbit, then obviously first becomes more stable, third becomes less stable. So what he said, that if you want to send an electron from lower orbit to a higher orbit, electron will not go on its own, so you will have to give it energy in form of photon. And what will be that energy? So that energy will be equal to the energy difference of the two orbits. इस orbit की अपनी energy होगी, इस orbit की अपनी energy होगी, इस orbit की अपनी energy होगी. अगर आप सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में भेजना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन खुद से जाना नहीं चाहेगा, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. कितनी देनी पड़ेगी? एग्जैक्टली इतनी एनर्जी जहां से वो ये ऑर्बिट से उठ के इस ऑर्बिट में चला जाए. एग्जैक्टली सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स में भी ऐसा होता है, आपको अगर ऑर्बिट चेंज करना है तो आपको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट भेजने के लिए वो दोनों ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, ताकि वो हायर ऑर्बिट में जाएगा. लेकिन इलेक्ट्रॉन को अगर आपको हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में लाना है, तो इस केस में आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल ऑर्बिट में जा रहा है. इन दैट केस इलेक्ट्रॉन वुड लाइक टू कम टू अ लोअर ऑर्बिट ऑन इट्स ओन, देयरबाय इन दिस प्रोसेस इट विल गिव यू एनर्जी. वो आपको एनर्जी देगा. समझ में आ रहा है? यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट लेके आना चाहते हो, तो आप टेंशन मत लो, इलेक्ट्रॉन खुद आपको एनर्जी देगा इन टर्म्स ऑफ अगेन फोटोन. और अगर आप उसको लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में लेके जाना चाहते हो, इन दैट केस यू विल हैव टू गिव इलेक्ट्रॉन एन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ
photon. And in both the cases, what will be the energy required? It will be the energy difference of the lower orbit and a higher orbit. I will try to explain you in words. आप मेरे साथ नोट करते चलिएगा क्या बोला गया. तो बोला गया, if we want electron to move from a lower orbit, एक lower orbit से to a higher orbit, एक lower orbit से आपको उसको higher orbit में भेजना है. If we want electron to move from lower orbit to a higher orbit, we will have to provide energy in terms of photon. हम उसको एनर्जी देंगे इन टर्म्स ऑफ फोटोन और इन एनी टर्म्स, बट वी विल गिव इट एन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटोन. और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हैं, hc by lambda. तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ फोटोन, hc by lambda. एंड वाइस वर्सा, if we want electron to move from higher orbit to lower orbit, अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आए, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट टू अ लोअर ऑर्बिट मीन्स कमिंग फ्रॉम अ लेस स्टेबल स्टेट टू अ मोर स्टेबल स्टेट. सो इन दैट केस electron will provide energy in terms of photon. और वो फोटोन की एनर्जी की वैल्यू अगेन hc by lambda, where lambda is the wavelength of photon. यानी अगर आपको थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, अगर आपको एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ले जाना है तो आपको फोटोन की एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाना पसंद नहीं करेगा. लेकिन वहीं आप अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने का मौका दोगे इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी से आना पसंद करेगा. और इस प्रोसेस में वो जो है खुद एनर्जी एमिट करेगा, क्योंकि वो लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा, तभी ही लोअर ऑर्बिट में आता रहेगा. तो इस हिसाब से कब फोटोन एमिट होता है और कब फोटोन हमें देना पड़ता है, ये कंसेप्ट को आप समझ गए. दोनों केस एक दूसरे के आइडेंटिकल है. जैसे अगर आप फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में भेजना चाहते हैं तो आपको सपोज करो एक फोटोन देना पड़ा जिससे वो फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में चला गया. अब इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट से वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो वो खुद फोटोन एमिट करेगा, और ये फोटोन वही फोटोन होगा जो फोटोन आपको लगा था उससे फर्स्ट से थर्ड में भेजने के लिए, राइट. सो मोर और लेस बोथ द थिंग्स आर सेम, ओनली थिंग इज दैट हु गिव्स एनर्जी इन विच केस. If I take it from a lower to a higher orbit, I will have to give an energy. Or if I have to take electron from higher orbit to lower orbit, I don't have to give energy. Electron will give me energy. It is similar to taking someone from Earth above the surface of Earth. अगर you want to take someone above the surface of Earth, you will have to do work. आपको काम करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. लेकिन अगर आप किसी को ऊपर से नीचे लाना चाहते हो तो आपको काम नहीं करना, उल्टा आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जब वो नीचे पहुंचेगा इट विल बी हैविंग इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी, तो वो आपको एनर्जी देगा. तो उसी वे में आप थोड़ा इस पॉइंट को समझने की ट्राई करिएगा. इन बोथ द केसेस आई विल like to write one thing, that the photon, whether it is emitted or whether you are providing, that photon has an energy hc by lambda. It should be equal to EH minus EL. very 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 important formula. सब लोग इस फॉर्मूला को अच्छे से नोट कर लीजिएगा. मतलब अगर आप एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में लेके जाना चाहते हो, आप ले जाना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा, हमें देनी पड़ेगी एनर्जी कि इलेक्ट्रॉन देगा, हमें देनी पड़ेगी. तो आप क्या करेंगे, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी निकालेंगे, हायर ऑर्बिट की एनर्जी निकालेंगे. सपोज करते हैं लोअर ऑर्बिट की एनर्जी x है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी y है. हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा ही होगी, तो एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ, तो y माइनस एक्स. तो y माइनस एक्स एनर्जी का फोटोन देना पड़ेगा आपको. वाइस वर्सा, जब आप हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा, अगेन हायर ऑर्बिट की एनर्जी तो y है, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी x ही है. अब एनर्जी डिफरेंस कितना है, तो x माइनस वाई मत बोलिएगा, क्योंकि x छोटा है y से. डिफरेंस तो अभी भी कितना है, y माइनस एक्स, यानी EH माइनस EL. अब इस केस में इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, तब इस केस में इलेक्ट्रॉन हमें फोटोन देगा.
एक फोटोन एमिट करेगा और वो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस, दैट इज hc by lambda, एंड दैट इज हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। हमें तो सिंपल टर्म्स में याद रखना है कि जो भी ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस होगी वो फोटोन के फॉर्म में मिलेगी, या अगर आप हायर से लोअर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन फोटोन देगी, और अगर आप लोअर से हायर ले जा रहे हैं तो आपको फोटोन देना पड़ेगा, तभी ही ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल है। और ये मेजर रीजन था जिसके ऊपर से हम लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझा पाए। ये एक मेन कारण है जहां से हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को रिलेट करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग थर्ड पॉइंट इज नॉट गोइंग टू बी important for us. The next theory that we are going to take is based on the first and more on the second point. This is very important, इसी के ऊपर चलेंगे। कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे कि इस मॉडल में रेडियस कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी, ये मल्टीपल चीजें हैं। इन चीजों को अब मैं डेरिवेशन के फॉर्म में लूंगा। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So now we will see derivations of some of the very important quantities. Let us start one by one. So the first derivation that we will see is radius of nth orbit. Nth orbit radius का formula क्या होगा? So before I start the derivation, and the side I will draw again the model that I had explained you. So we are going to derive it for hydrogen-like atoms. अब hydrogen-like atom का मतलब क्या होता है? It is a single electron system. समझ में आ गया? यानी अगर आप हीलियम ले रहे हैं तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखने, आपको 1 इलेक्ट्रॉन आयनाइज करके उसको 1 ही इलेक्ट्रॉन रखना है। अगर लिथियम है तो +2 होगा, बेरिलियम है तो +3 होगा। उनके लिए ही ये बोर की थ्योरी लगती है। अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो ये थ्योरी फ्लॉप हो जाती है। इसीलिए पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आइए मैं कुछ रेडियस बना दूं। तो ये सबसे पहले रेडियस बना देता हूँ। सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फिर ये सेकेंड ऑर्बिट बना दिया, और एक और ऑर्बिट बना देता हूँ जो कि है थर्ड ऑर्बिट। तो ऐसे करके अभी के लिए ये 3 ऑर्बिट बना लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक ही है तो इलेक्ट्रॉन को मैं अभी कोई भी एक रैंडम ऑर्बिट में रख देता हूँ, इस ऑर्बिट में रख देता हूँ। अब ये इलेक्ट्रॉन सपोज करो ऐसे मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है v, लेकिन इस पे ये खुद इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पे क्या करता है, तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लग रहा होगा, तो इट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ दिस फोर्स बिकम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। So if it is the centripetal force, what can I write? So I can write the formula as that the source of centripetal force. So this is the centripetal force. The source is nothing but the Coulomb force of attraction. Coulomb force है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं Coulomb force। और न्यूटन की फोर्स क्या थी, जो मासेस के बीच में लगती है। दोनों एकदम सिमिलर है, तो फॉर्मूला मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं डेरिवेशन करने की ट्राई करता हूँ। आगे चलते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे वहां पे g m1 m2/r² होता है, यहाँ पे होता है k q1 q2/r²। तो एक r कट गया। अब मैं q1 और q2 की वैल्यूज पुट करता हूँ, तो q1 q2 की वैल्यू क्या बनेगी, तो mv² आ गया इधर। q1 है इलेक्ट्रॉन यानी e, q2 है न्यूक्लियस यानी Ze। मैं Z के साथ कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में जब आप डेरिवेशन देखेंगे तो उन्होंने हाइड्रोजन के लिए किया है, तो उन्होंने यहाँ पे 1 कर दिया, बट मैं Z के लिए कर रहा हूँ। तो फॉर एनी राइट, अगर हीलियम है तो Z को 2 डाल देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये दोनों के मैग्नीट्यूड्स मैंने कंपेयर किए, सो डू नॉट पुट अ माइनस साइन हेयर। ओके, सो फ्रॉम हेयर आई गेट एन इक्वेशन, इट इज समथिंग लाइक दिस, mv²r is equal to kZe²। so let me call this equation as इक्वेशन नंबर 1। ये हमें मिल गया। अब हमें r निकालना है, तो अब हम एक और चीज यूज करेंगे जो कि है हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मैं इस तरफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, सो वी नो दैट mvr is equal to nh/2π। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ताकि क्या है कि ये v² वाला टर्म हम दोनों में से एलिमिनेट कर पाए। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये स्टेप आप पहले भी लिख सकते हो, या मैं इसको स्टार मार्क दे देता हूं। अब मैं क्या करूंगा कि इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देता हूं। तो डिवाइडिंग
डिवाइडिंग द स्टार इक्वेशन बाय 1। दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, मैं दोनों तरफ लिख देता हूं। तो पहले ये बनेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर आर। इधर क्या बनेगा, तो यहाँ पे पहले आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आप लोग भी सब लोग अपनी नोटबुक के अंदर मेरे साथ डेरिवेशन करते चलना। और इधर आएगा के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या कट रहा है, तो एक एम कटेगा, पूरा वी स्क्वायर कट जाएगा, एक आर कटेगा। और इस तरफ फिलहाल तो कुछ कट नहीं रहा है, मैं k की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करता हूँ। k क्या होता है, तो k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यू हैव सीन इन यूनिट डायमेंशन बट इट इज इन फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिंस वी हैव नॉट स्टडीड। तो अभी के लिए आप फॉर्मूला याद करो, इसको k की जगह डालते हैं। तो LHS में एक m बच गया है, तो LHS में एक m बचा है, एक r बचा है, तो ये दोनों बच गए, इधर लिख दिया। RHS में हो जाएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z ई स्क्वायर। तो ये पाई एक कट गया, 4 कट गया, तो फाइनली हमें r का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दो, तो फॉर्मूला बनता है n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई z। ये m नीचे आएगा, m ई स्क्वायर। अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। कोई भी ऑर्बिट है उसका रेडियस निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई z m ई स्क्वायर। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए जिन जिन फॉर्मूला में मैं ऐसे टिक मार देता हूँ ना, आपको वो फॉर्मूला याद रखने हैं, मेमोराइज करने हैं। ये मत करना कि सर हमसे प्रोपोर्शनैलिटी याद कर ले, ये पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्यों, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल टर्म्स हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, फॉर n इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1। नाउ दिस इज अ स्पेशल केस। n इक्वल टू 1 मीन्स द ग्राउंड स्टेट यानी द फर्स्ट ऑर्बिट, z equal to 1 means that for hydrogen. So I get something which I will call as R naught from now onwards. It is equal to h square epsilon naught pi me square, and I am sure you know the value. It is approximately 0.53 angstrom. इसकी वैल्यू कितनी है, 0.53 angstrom. तो अब ये वाले टर्म्स की जगह अगर मैं R naught लिख देता हूँ तो मुझे एक फॉर्मूला मिल जाता है R का, R is equal to R naught n square by z। ये फॉर्मूला काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। डायरेक्ट आर नॉट की वैल्यू लेके एन स्क्वायर बाय जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो शॉर्टकट हो जाएगा, इन सब की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रोपोर्शनैलिटी आर की। तो आर की प्रोपोर्शनैलिटी याद रखिएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। एन स्क्वायर बाय जेड, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, जेड इज द एटॉमिक नंबर। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो और फिर मैं शॉर्ट में वहाँ पे आंसर लिख दूंगा। क्वेश्चन ये है कि हमें सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 का रेशियो निकालना है, रेडियस का ऑफ कोर्स, विथ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। हीलियम के थर्ड ऑर्बिट के साथ आपको लिथियम का सेकेंड ऑर्बिट, इनका रेशियो लोग सॉल्व करके देखो। पॉज करो और आप लोग सॉल्व करो, मैं तब तक यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप लोग निकाल लेना। Answer is going to be 8/27. So this is how you use this formula. Why I told you to remember this formula? क्योंकि एग्जाम में बहुत बार होता है कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m की जगह 10m हो जाए तो रेडियस कैसे चेंज होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि r का और मास का इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मास को 10 टाइम्स करोगे तो रेडियस r/10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो डेरिवेशन किया, ये हमने किया डेरिवेशन रेडियस का।
Now we'll see the velocity of nth orbit. So let us start. Also you note down the heading. It is velocity of nth orbit. जैसे रेडियस की डिपेंडेंसी देखी, रेडियस के फॉर्मूला देखा, उसी तरीके से अब वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. वेलोसिटी का फॉर्मूला इसलिए सेकंड नंबर पे आता है क्योंकि इसमें हम रेडियस का डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे. तो आप जैसे जानते हैं आर का फॉर्मूला क्या था, तो अभी अभी डिराइव किया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई जेड एम ई स्क्वायर. ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया. अब इसी को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. आप लोगों ने तो वो इक्वेशन लिखा हुआ होगा अभी तक स्टार वाले इक्वेशन में, यानी एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन में. तो एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन में जैसे ही हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा एम वी, आर की जगह आ जाएगा ये पूरा, यानी एन स्क्वायर एप्सिलॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई जेड एम ई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच by 2 pi. Before I simplify further, let us first eliminate things which are getting cancelled out. तो एक n कटेगा, एक h कटेगा, और यहाँ से जब हम v निकालने जाएंगे तो v क्या मिलेगा, तो देखिए ये सब टर्म्स जो है ये m भी कटेगा, ठीक है. तो ये सब टर्म्स जब वहाँ जाएंगे तो हमें मिलेगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, एक n आएगा, एक h आएगा और एप्सिलॉन नॉट आएगा. दिस विल बिकम द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू नीड टू रिमेंबर. एंड सी दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि अगर मास बोलता है इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया तो वेलोसिटी नहीं बदलेगी. देखो वेलोसिटी के फॉर्मूला में कहीं पे भी मास नहीं आता, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. आगे चलते हैं स्पेशल केस के लिए. स्पेशल केस क्या है, तो स्पेशल केस है फॉर n इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1. यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की. तो v नॉट कितना हो जाएगा, तो v नॉट हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट. अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो आप जिस तरीके से भी याद रखना चाहो आप याद रख सकते हो, लेकिन बेसिकली इसके दो तरीके हैं. एक तो उसका बहुत लोग इसको ऐसे याद रखते हैं 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, एक तो ये वैल्यू ऐसे भी याद रखते हैं, और बहुत लोगों को ऐसे भी याद है c अपॉन 137. यानी स्पीड ऑफ लाइट को अगर आप 137 अप्रॉक्सीमेट याद रखना है तो 140, स्पीड ऑफ लाइट को जब आप इस वैल्यू से डिवाइड करते हो तो आपको v नॉट मिलता है. तो अब v नॉट मिल गया, हम v नॉट को इसकी ओरिजिनल फॉर्मूला में अगर डाल दे तो हमें v का एक शॉर्टकट मिल जाएगा. तो v का शॉर्टकट बनेगा 2.2. अगेन 2.2 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बहुत लोगों ने शायद 2.19 भी पढ़ा होगा. तो 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 पूरा सॉल्व होके आ गया, और बाकी का जो टर्म बचा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बचा z बाय n. यानी वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो इट इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n. अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है. इनको याद रखेंगे. v की प्रोपोर्शनैलिटी, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी का रेशियो निकालो हीलियम के थर्ड ऑर्बिट के साथ, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी लगा के रेशियो निकाल देना. देखिए रेशियो वाले क्वेश्चंस बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये सब फॉर्मूलाज याद रहेंगे. और अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेंगे तो बोर की जो बड़ी सी थियोरी है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी. सभी न्यूमेरिकल्स आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे. तो ये हुआ कुछ वेलोसिटी के बारे में. अभी आगे चलते हैं. आगे डेरिवेशंस नहीं है, डेरिवेशन यहाँ पे खत्म होता है. अब नेक्स्ट डेरिवेशन आएगा सीधा एनर्जी में. बट कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके बारे में हमें फिर भी थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, तो मैं एक एक करके उनके बारे में लिखता हूँ. तो जैसे कि सबसे पहली चीज है वो है टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. सो इट इज 2 pi r by v. If I substitute the values here, so I can just show you. So 2 pi r की जगह मैं डाल दूंगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 टू द पावर -10, और इधर होता है n स्क्वायर बाय z. अपॉन में डालूंगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अभी भी निकाला 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z बाय n. तो ये बहुत सिंपल है याद रखना, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा कि सॉल्व करने के लिए, बट बहुत इजी है. इसकी वैल्यू आती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16, तो थोड़ा मैच कर जाता है, याद करना इजी है. और प्रोपोर्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बन जाती है n³ बाय z स्क्वायर. सॉरी, आप ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला में तो पता चल जाएगा z
स्क्वायर बनता है, यानी टी की प्रोपोर्शनैलिटी जो आई वो है n³ बाय जेड स्क्वायर। तो देखा जाए तो आपसे एक्सपेक्ट है कि आपको ये सब चीजें याद रहेंगी। अब होता क्या है कि जेईई नीट में पता है कि आपको ये वेलोसिटी का प्रोपोर्शनैलिटी, रेडियस का प्रोपोर्शनैलिटी, टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनैलिटी याद है, तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा अपने एंड से कुछ नई नई चीजें बनाते हैं और उसकी प्रोपोर्शनैलिटी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खुद सोच के निकालेंगे। तो कुछ ऐसी चीजें मैं यहाँ लिख लेता हूँ और होपफुली आप लोग भी समझते जाएंगे। जैसे अगर हमें फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनैलिटी पूछ ली जाए, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, एक साइकिल में कितनी एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, तो एफ का फॉर्मूला 1/t होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हैं तो टी की उल्टी प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगी, यानी इसकी प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगी z² बाय n³ की। सही बात है ना। फ्रीक्वेंसी से एक और फिजिकल क्वांटिटी बनती है ओमेगा, ओमेगा होता है 2πf। तो अगर जो f की प्रोपोर्शनैलिटी है वही ओमेगा की प्रोपोर्शनैलिटी भी होगी, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू z² बाय n³। वेरी सिंपल। इसके बाद हो सकता है वो आपसे कुछ भी ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी बना के आपको एक्सपेक्ट करे कि आप निकालो। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बोलूं, तो अगर वो आपसे पूछता है बताओ एंगुलर मोमेंटम जो है, सॉरी लीनियर मोमेंटम जो है उसकी प्रोपोर्शनैलिटी क्या। तो अब लीनियर मोमेंटम जब होता है तो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब अज्यूमिंग मास इज कांस्टेंट विच इज ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन का मास तो बदलेगा नहीं, तो मास अगर कांस्टेंट है तो p की प्रोपोर्शनैलिटी v की है, v की प्रोपोर्शनैलिटी z बाय n है। तो एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम की प्रोपोर्शनैलिटी भी क्या हो गई, z बाय n। अगर वो हमको पूछता है एंगुलर मोमेंटम की प्रोपोर्शनैलिटी, तो बहुत लोग क्या करते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए सोचते हैं कि वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी और रेडियस की प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि MBR होता है ना, तो उन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को मल्टीप्लाई कर दिए। लंबा मेथड हो गया यार। सबसे बेसिक सेकंड पोस्टुलेट को याद करो, वहां पे सीधा एंगुलर मोमेंटम मिलता है NH/2π। तो h/2π तो कांस्टेंट है, यानी L की प्रोपोर्शनैलिटी n होती है अगर वो हाइड्रोजन एटम है। अगर वो हाइड्रोजन एटम नहीं है तो आप V और R को मल्टीप्लाई करके देखो, तो V की प्रोपोर्शनैलिटी कितनी है, तो V की प्रोपोर्शनैलिटी है z बाय n, और R की प्रोपोर्शनैलिटी कितनी है, तो R की प्रोपोर्शनैलिटी है n³ बाय z²। ठीक है, तो सॉरी R की प्रोपोर्शनैलिटी है n² बाय z, माय मिस्टेक, ये तो T की है, तो n² बाय z है, तो यहाँ आ जाएगा n² बाय z। तो z इसमें भी कैंसिल हो रहा है, यानी बेसिकली एंगुलर मोमेंटम z पे डिपेंड ही नहीं करता, एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको बोला जाए रेशियो निकालो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, answer is going to be 1:1 because angular momentum only depends on the number of orbit, does not depend on the atomic number. Okay, so with this we come to an end of the derivation part. We did the derivation of radius and velocity, and in both the cases we derived the proportionality. After that we studied about time period, about frequency, angular frequency, momentum and angular momentum, and only their proportionality. तो जितनी चीजें मैंने आपको लिखवाई अभी करवाई, इन सब चीजों को याद रखना। एटम्स चैप्टर ऐसा है जिसमें जेई, नीट और बोर्ड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक है एक्सरेस करके जो जेई नीट में आता है और बोर्ड्स में नहीं आता, तो बाकी की थियोरी मोरलेस सिमिलर ही है। इसीलिए जितना मैंने आपको करवाया इसको नोट्स बना के एक बार फिर से खुद से डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना और याद रखने की ट्राई करना जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको करवाए हैं, ताकि जब मैं क्वेश्चंस लूँ आपके साथ तब आप लोग, जब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूं तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग अटक जाएं कि सर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं आया, ऐसा भी कभी लिखाया था क्या। तो अच्छे से जितना मैंने अभी तक करवाया है इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर डेरिवेशन करेंगे एनर्जी का, यानी हर एक ऑर्बिट जो है, जैसे कि ऑर्बिट्स क्या है ये, तो ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब स्पेसिफिक है, कोई भी ऑर्बिट बोर का ऑर्बिट नहीं बन पाता। तो बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है ऑर्बिट की, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका NH/2π। इस स्पेसिफिक कंडीशन से हम डिराइव करेंगे कि ये जो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं इनकी स्पेसिफिक एनर्जीज की वैल्यू क्या है, और उनके लिए भी जैसे V का फॉर्मूला डिराइव किया, R का फॉर्मूला डिराइव किया, वैसे ही एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मुझे लगता है शायद आप लोगों को पता होगा -13.6 z² बाय n² होता है, उसी का डेरिवेशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज क्लास।
Hope you have understood everything that I have taught to you. Please, again I am repeating, try to rewrite this theory at your home and see if you are able to remember each and every formula taught to you. Thank you.